देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव और रिकवरी के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या ये रिकवरी इस हफ्ते और आगे बढ़ेगी। आज सुस्त शुरुआत होने के संकेत और उसके बाद क्या होगा और क्या हो आपकी रणनीति इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षदा सावंत। पिछले हफ्ते हमने देखा एक काफी वॉलेटाइल हफ्ता रहा, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन आखिर में 8262 पर निफ्टी टिक पाने में कामयाब। यहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिली फ्राइडे के लास्ट सेशन में, लेकिन ओवर द वीक आप देखिए काफी ज्यादा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर आप सेंसेक्स पर भी ध्यान दें तो यहां पर भी हमने देखा काफी उतार चढ़ाव के बावजूद आखिर में करीब 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। बैंकिंग काउंटर्स, इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर्स फिर से रेडार पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। उम्मीद है कि रेट कट जल्द से जल्द होगा। 2 जून पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन आज के लिए संकेत कैसे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या रौनक है या फिर सुस्ती का वही मूड बनता हुआ दिखाई दिया। आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत। मिक्स क्यूज कहना चाहिए हर्षदा। अमेरिकन मार्केट ध्यान रखें, हमने देखा था एकदम सीमित दायरे में, लेकिन एक फ्लैटिश क्लोज वहां पे देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखें दिन के लोज से एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट था। S&P ने रिकॉर्ड्स बनाए थे थर्सडे को, फ्राइडे को भी नए रिकॉर्ड्स बनाए। डाउ तो अब सिर्फ अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 20 अंक दूर है। नैस्डैक अभी भी 50 अंक के आसपास की दूरी बनाया हुआ है। क्या वे कर रहा था, क्यों थोड़ा सा कंसर्न्स थे, जो डेटा पॉइंट्स आ रहे थे वो डिस्करेजिंग थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट रिपोर्ट आई वो 7 महीनों के लोज पे आई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े उम्मीद से कहीं कमजोर देखने को मिले, तो ये डेटा वे कर रहे थे। पर फिर लोअर लेवल से रिकवरी क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है अपने रीसेंट डिक्लाइंस वहां पे एक्सटेंड होते हुए नजर आए। ट्यूसडे को बीते हफ्ते 6 महीने के उच्चतम स्तरों पर पहुंचे थे, वहां से लगातार कूल ऑफ हो रहे हैं। उससे इक्विटी मार्केट्स को मदद मिल रही है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट स्टेबलाइज हो रहे हैं, इक्विटी के हालात इसलिए इंप्रूव हो रहे हैं, सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लो लेवल से रिकवरी की। डॉलर में लगातार 5वें स्ट्रेट वीक हमने कमजोरी आती हुई देखी, डिक्लाइंस देखे। यूरोप इतना लकी नहीं था। यूरोप के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वहां पर हमने देखा दबाव, और जर्मनी के मार्केट्स इनफैक्ट 1% की कमजोरी दिखा रहे थे और दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। कई सारे पॉइंट्स थे। यूएस में जो डेटा पॉइंट्स आए कमजोर थे, उसका इंपैक्ट था। यूरो में लगातार मजबूती आ रही है डॉलर के मुकाबले, उसका इंपैक्ट था। और कच्चे तेल की जो प्राइसेस गिरी थी ओवर द वीकेंड, उसके चलते ऑयल एंड गैस शेयर वहां पे पिटते हुए नजर आए। यूरोप से लेकिन एक इंटरेस्टिंग संकेत ध्यान रखें, मारियो द्रागी साहब के स्टेटमेंट्स आए हैं, ईसीबी के जो चीफ हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है वो पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, और तब तक इंप्लीमेंट किया जाएगा जब तक यूरोजोन के हालात वाकई इंप्रूव नहीं होते। एशिया क्योंकि बड़े ठंडे क्यूज आए थे ग्लोबल पीयर्स के से, तो एशिया ठंडा हल्के दबाव के साथ कामकाज करता है, और एग्जिट दर्शा रहा है कि शायद फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही आज हम शुरुआत करते हुए नजर आए। शुक्रिया आशीष। तो अनिल, क्लियरली इंटरनेशनल क्यूज एकदम फ्लैट, शायद इंडियन मार्केट्स अपने इंटरनल्स पर फोकस करेगा। हाँ, ये बात सही है कि इंटरनेशनल क्यूज आज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सेकंड हाफ ज्यादा अहम होगा। जब यूरोप की कमजोर क्लोजिंग के बाद अगर यूरोप के बाजार आज सेकंड हाफ में मजबूती के साथ खुलते, तो मुझे लगता है, और डाउ फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए शायद सेकंड हाफ संकेत ज्यादा बेहतर होंगे, और वहां से संकेत लेना हम पसंद भी करेंगे। लेकिन 2 संकेत इस वक्त हमें जो दुनिया भर के बाजारों से लेना चाहिए। पहला तो ये कि जैसा आशीष कह रहे थे कि लगातार यूरो मजबूत होता हुआ दिख रहा है डॉलर के मुकाबले, यानी कि अब डॉलर की थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है, जो इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा है और हमारी करेंसी के लिए भी अच्छा है। तो पिछले हफ्ते आपने देखा किस तरह से 63 हाफ के आसपास रुपए ने क्लोजिंग दिए, तो ऐसे में साफ तौर पर हमारे लिए थोड़ी सी मजबूती की जगह बनती हुई नजर आ सकती है। और करेंसी मार्केट में आप ये कह सकते हैं जिस तरह का उतार चढ़ाव होता दिखा, 64 के नीचे जाकर हम फिसले थे, वहां से जो रिकवरी शुरू हुई, तो थोड़ी स्टेबिलिटी करेंसी मार्केट से आती हुई दिख रही है। ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। लेकिन साथ ही एक नेगेटिव संकेत भी है ग्लोबल मार्केट्स से, वो है कच्चे तेल का। फिर से $66 के आसपास कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो जो कुछ भी कच्चे तेल में कमजोरी आती हुई दिख रही है $68-69 के आसपास से, वो अब फिर से कमजोरी खत्म होती हुई नजर आ रही है, और धीरे धीरे कच्चा तेल भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो संकेत कह सकते हैं मिक्स है, या करेंसी मार्केट के लिए बेहतर है और कमोडिटीज के लिए थोड़े से नेगेटिव है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स कमोबेश आप ये कह सकते हैं स्टेबल है, पॉजिटिव रुझान में है, और एक आध दिन के उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो उसे पार करने के लिए थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर्स की जरूरत अमेरिकी बाजारों को जो है शायद एक आध दिन में आपको आते हुए नजर आए।
लेकिन यहाँ पर एफआईआई डेटा ऑफकोर्स हमने देखा है कैश में वो आंकड़ा बहुत ही छोटा है एफआईआई के एक्शन का, लेकिन वायदे बाजार में हमने देखा है वो अच्छी खासी खरीदारी होती हुई 770-50 करोड़ की। बिल्कुल, और वो खरीदारी पूरी की पूरी ऑप्शंस में होती हुई दिखी है हर्षदा, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब एफआईआई बजाय फ्यूचर्स शॉर्ट करने के, एग्रेसिव शॉर्ट करने के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फ्यूचर्स शॉर्ट नहीं किए, 130 करोड़ के फ्यूचर्स हैं जो नेट बिकवाली दिख रही है, उसमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस में बनी है, कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी बनी, तो शॉर्ट साइड पर पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा बनती हुई दिखी। तो इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट तो हुए हैं एफआईआई की तरफ से, लेकिन क्वांटिटी जो है या यूं कहें कि वैल्यू जो है वो काफी कम है कंपैरेटिवली, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसके साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी भी अब धीमी पड़ती हुई दिख रही है, तो एफआईआई का एक्शन धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते जिस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है उसके बाद अब एफआईआई थोड़े से डायरेक्शन की तलाश में न्यूज फ्लो पर निर्भर कर रहे हैं कि आगे अब तेजी का मूड बनाया जाए या मंदी का। लेकिन जिस बड़े फिगर की आपने बात की 738 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस की खरीदारी का जो आंकड़ा है, वो ऑप्शंस की खरीदारी काफी कुछ पुट ऑप्शंस में लोअर साइड पर होती हुई दिखी है। इसका मतलब यह है कि एफआईआई अभी भी बाजार के डायरेक्शन को लेकर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन बजाय इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके अपनी पोर्टफोलियो को हेज करने के वो पुट ऑप्शन खरीदना पसंद कर रहे हैं। 7,900 के लेवल पर 11 लाख शेयरों का नया एडिशन होता हुआ दिखा, दमदार एडिशन हुआ है ये। उसके अलावा 8,100, 8,200 पर थोड़ा सा एडिशन होता हुआ दिखा, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है एफआईआई थोड़ी सी हेजिंग के लिहाज से पुट खरीद रही है। लेकिन एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा अहम है इन सबके बीच में, और वो है डोमेस्टिक फंड की 565 करोड़ की खरीदारी का। और ये आंकड़ा इसलिए अहम है, पहली बात एफआईआई के मुकाबले में ज्यादा बड़ा खरीदारी का आया है। दूसरी बात, अगर आप एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़ों को मिलाकर और कैश मार्केट के साथ देखें और उसके सामने डोमेस्टिक फंड्स का ये आंकड़ा रखें, तो डोमेस्टिक फंड्स का आंकड़ा कहीं भारी पड़ता हुआ दिखता है। और यही वजह है कि आप पिछले 2 सेशन से बाजार का मूड खराब नहीं होते हुए दिख रहे हैं, और यही वजह है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार ये कहते हैं कि डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी उस स्पेस में ज्यादा होती है बजाय दिग्गजों के। तो ये बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ब्रॉडर मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये आंकड़ा बेहद अहम है। और अगर डोमेस्टिक फंड्स एफआईआई के मुकाबले में इस तरह की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में लगातार करते हैं तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। और वायदे बाजार में फिर उस लिहाज से अनिल क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑफकोर्स अब एक्सपायरी पर ज्यादा नजरें रहेंगी। वायदा कारोबार में बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़े दिख रहे हैं और वो कंफ्यूजन वाले भी हैं कुछ हद तक। आप एक चीज देखिए, कई सीरीज बात आपने शुक्रवार के सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स को डिस्काउंट में जाते हुए देखा है। 1 पॉइंट का डिस्काउंट हुआ है। अब डिस्काउंट भले 1 पॉइंट का, लेकिन आप देखिए सीरीज की शुरुआत आपने 65-70 पॉइंट की प्रीमियम के साथ की थी। हुए कितने हैं मुश्किल से आप अभी भी 8-10 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, लेकिन जब बाजार का मूड पिछले हफ्ते थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि एफआईआई ने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो अभी भी लोअर लेवल पर वो शॉर्ट करने के लिए भले क्वांटिटी कम है लेकिन तैयार है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव आंकड़ा है। लेकिन बैंक निफ्टी जहां मजबूती ज्यादा दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। निफ्टी फ्यूचर्स में मामूली सा ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखा है। तो अभी भी बाजार के डायरेक्शन को लेकर नए एफआईआई, नए ट्रेडर्स पूरी तरह से अपना साफ मन बना पा रहे हैं और हर एक ट्रेडिंग सेशन को अलग अलग तौर पर देखने के बजाय इसके कि ट्रेंड के। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,000 और 8,500 की रेंज में बना हुआ है और उसमें कहीं कोई खास बदलाव नहीं है। और पुट की जैसा हम बात कर रहे थे कि लोअर लेवल पर पुट्स थोड़े से ऐड होते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन बाइंग पुट में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाकी वायदा कारोबार के आंकड़े आपको मिक्स संकेत दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आज के सेशन के एक बड़ा पॉजिटिव संकेत जो हो सकता है, अगर थोड़ा भी किसी वजह से बाजार का मूड ठीक होता हुआ दिखे या पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ दिखे, तो जो निफ्टी डिस्काउंट में बंद होता हुआ दिखाई शुक्रवार को, यहां से निफ्टी के लिए एक बेहतर प्रीमियम बनने की जगह बनती है, जो कि शायद 10 या 12 पॉइंट तक की प्रीमियम में आपको जाती हुई निफ्टी नजर आए। तो यहां पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बन सकता है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए प्रीमियम के तौर पर थोड़ा सा पैसा कमाने का मौका बन सकता है। लेकिन ओवरऑल आंकड़े वायदा कारोबार के साफ तौर पर मिक्स रुझान दिखा रहे हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के मार्केट मूड के बीच, उस पर हम बात करेंगे कई सारे दिग्गज जानकारों से। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का आउटलुक कितना अब बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना टर्न अराउंड कर रहा है, इसका एक चेक लेंगे एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ एंड्रू हॉलैंड के साथ 9:30 बजे आज CNBC आवाज पर। इसके अलावा 9:40 पर हमारे साथ होंगे देश के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी। वो आपको बताएंगे कि कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं, किन लेवल्स पर बाजार और भी अट्रैक्टिव हो गया है और क्या आसानी से हम 8250 के ऊपर की रणनीति तय कर पाएंगे। इसके अलावा आज दिन भर हम इंडस्ट्री के दिग्गजों से बात करेंगे। फोकस में होगा प्रधानमंत्री का चीन दौरा, बिजनेस सेंटीमेंट और सरकार का 1 साल का काम, ICICI बैंक के MD और CEO चंदा कोचर, इन्फोसिस के CEO विशाल सिक्का, भारतीय एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन राजन भारती मित्तल, M&M के ऑटोमोटिव डिवीजन के प्रेसिडेंट पवन गोयनका, ILandFS के CEO रमेश बावा से हम बात करेंगे आज के शो में।
और बड़ा सवाल यही है कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति हो, लेकिन उससे पहले अनिल मैं ये समझना चाहूंगी सबसे बड़ा ट्रिगर क्या रहेगा, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी सी अब असेंबलेंस आ रही है, हल्की सी सुस्ती आ रही है, फ्लोज के लिहाज से धीरे धीरे करके माहौल थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। क्या रेट कट वो बिग मूवर रहेगा? जहां तक रेट कट का सवाल है इसमें कोई डाउट नहीं हर्षदा कि पिछले हफ्ते का मूव उस लिहाज से बाजार का काफी अहम है। पहली बात तो है कि पिछले हफ्ते बाजार ने किया क्या है, 1% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और अगर 1% की पॉजिटिव क्लोजिंग 4 हफ्तों की लगातार नेगेटिव क्लोजिंग के बाद आती हुई दिखे तो कहीं न कहीं आपको पहला संकेत तो ये मिल रहा है कि बाजार बॉटम बनाने की प्रोसेस में पिछले हफ्ते आ चुका था। 8% गिरने के बाद 1% की वीकली बेसिस पर गेंस, ये अच्छा एक संकेत दिख रहा है। लेकिन ये अच्छा संकेत कहां से आता हुआ दिख रहा है? जब निफ्टी 1% बढ़ा है, ऑटो सेक्टर और बैंक सेक्टर जो कि रेट सेंसिटिव माने जाते हैं, यहां पर 3% की तेजी बनती हुई दिखी है। इसका मतलब साफ है कि रेट सेंसिटिव बाजार को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब बाजार में लीडरशिप रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की तरफ से आती हुई दिख रही है, और अगर बैंक्स उसे लीड करने की कोशिश करें जिसका निफ्टी में सबसे ज्यादा सेक्टोरल इंडाइसेस के लिहाज से सबसे ज्यादा वजन है, तो बाजार की सेहत के लिए और अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी का मजबूत होना बेहद फायदेमंद है। अब बैंक निफ्टी में भी देखिए, आप वैसे देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स नेगेटिव बंद हुए हैं, लेकिन पीएसयू बैंक हफ्ते दर हफ्ते 9% के बड़े गेंस के साथ बंद हुआ है। अगर आप देखें तो लगातार ज्यादातर पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई दिख रही है या फिर स्टेबल होती हुई दिख रही है। तो अल्टीमेटली इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स बाजार की तेजी को लीड करने की कोशिश कर सकते हैं, और वहां से आपको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। कल जिस तरह से वित्त मंत्री ने बयान दिया कि अब रेट कट होना चाहिए, और जिस तरह के आंकड़े इन्फ्लेशन को लेकर आते हुए दिखे, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयरों को लेकर माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और बाजार के डायरेक्शन के लिए अब आप निफ्टी को मत देखिए, दो ही जगह देखिए, या तो बैंक शेयरों को या फिर मिड कैप शेयरों को, जो कि ब्रॉडर मार्केट का मूड आपको बताएंगे। तो हो सकता है आपको सेंसेक्स निफ्टी में थोड़ा रुझान आपको तेजी या मंदी की तरफ नजर आए, लेकिन बैंक निफ्टी लीडरशिप दे सकता है। जहां तक आज के मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है आप एक स्विच शुरुआत के बाद इस बात की ओर देखें कि बाजार स्टेबल किस तरफ होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव अगर स्टेबल होता हुआ दिखे तो फिर आपका टारगेट बनेगा 8280 के पार निकलकर, जो कि शुक्रवार का हाई है। जैसे आप उसके पार निकलेंगे तो आपको एक अच्छी तेजी का माहौल और शॉर्ट कवरिंग का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, जो कि बाजार को 8350 के आसपास ले जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर हो सकता है थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। 8350, 8375 वो रेंज हो सकती है जहां बाजार थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है। लोअर साइड पर कितना बाजार नीचे आ सकता है? 8200 से लेकर 8220, ये 20 पॉइंट की रेंज बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आज शुरुआत हो, शुरुआती आधे एक घंटे में बाजार आपको कमजोर होता हुआ नजर आए और 8240, 8250 के आसपास आए, तो वहां पर खरीदारी कर देनी चाहिए, ये सोचकर कि 8200, 8220 सपोर्ट का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि शुरुआती कारोबार में बाजार को स्टेबल होने दे, जिस तरफ बाजार जाए उसके विपरीत कॉल ले। बेहतर ये होगा कि बाजार थोड़ी सुस्ती के साथ, थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत करे, ताकि आपको एक खरीदारी का मौका मिले। मुझे लगता है हो सकता है आपको सेकंड हाफ में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, जब यूरोप के बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखें और डाउ फ्यूचर्स आपको बेहतर ट्रेड करते हुए दिखे। तो फर्स्ट हाफ अगर कमजोर हो तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन अगर कमजोर ना हो तो फिर डिप का इंतजार करें और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस रहना चाहिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर फोकस रहना चाहिए, बैंकिंग शेयरों पर आज के लिए फोकस रहना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होपफुली दिखाई देगा, और डिप का इंतजार करें और फिर वो नई तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं अगर आपने इंडेक्स ट्रेड करना है। फिलहाल 4 पॉइंट की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ 8273 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे वो कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, कहां पर नतीजों का इंपैक्ट रहेगा, कहां पर खबरों का इन्फ्लुएंस रहेगा आज की ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। अब हमारी टीम हमारे साथ होगी बताने के लिए वो 10 शेयर जो आपके लिए रात पर रहे। ब्रेक के बाद और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का, खबरों वाले वो शेयर जिनमें एक्शन आज जरूर होगा। हर्षदा के अलावा हमारे साथ वरुण दुबे, नियति, पूजा त्रिपाठी और सोनम रहता है। शुरुआत सोनम आपके साथ। बिल्कुल, टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं सर। यहाँ पर ग्लोबल बिक्री के आंकड़े कंपनी ने घोषित किए हैं। डेफिनेटली आंकड़े ये उम्मीद से थोड़े से कमजोर है, जो एक्चुअल ट्रेंड है, लेकिन वो ऑब्वियसली जून महीने से दिखाई देगा, जहाँ पे कंपनी ने काफी सारे नए लॉन्चेस किए हैं और इसका अच्छा खासा कंपनी को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ओवरऑल जो ग्लोबल बिक्री के आंकड़े हैं, ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े, वो कमजोर है, जहाँ पे कुल बिक्री में 4% की सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, जेएलआर की बिक्री में 1% की मामूली बढ़त हुई है।
दूसरा काउंटर मेरे रडार पे होगा विप्रो का एक नेगेटिव खबर इनके लिए निकल के आ रही है। टीसीएस और इन्फोसिस के बाद अब इस कंपनी पर एक क्लास एक्शन सूट दायर हुआ है यूएस में। एक पूर्व एम्प्लॉय ने यहाँ पर एलिज किया है कि इन्होंने वायलेट किया है लोकल लेबर और कोड्स को और इन्होंने ओवर टाइम वेजेस को पे करने में थोड़े से देरी की है। तो क्लियरली एक नेगेटिव खबर। हालांकि विप्रो का मानना है कि ये अबाइड करते हैं सारे ही रूल्स को और आगे चल के इस पे मामला जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। वरुण के जो रडार पे ओएमसी के स्टॉक से वरुण। डेफिनेटली नेहा जी, पिछले 15 दिनों में दूसरी बार दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। 16 मई यानी कि फ्राइडे मिडनाइट इफेक्टिव हो गई है प्राइस राइज। पेट्रोल में करीब 3 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और डीजल के दामों में करीब 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं, दरअसल आईजीएल का काउंटर भी आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में इसने सीएनजी और पीएनजी के रेट में 45 पैसे की बढ़ोतरी की है और ये इफेक्टिव होगी कल मिडनाइट से, यानी कि 18 मई से ये इफेक्टिव हो गई है। लेकिन नियति, टाटा स्टील पे क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि इसके यूके प्लांट्स की जो रिपोर्ट्स आई है वो यूके प्लांट अब ये जल्दी से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लास्ट स्टेज है जब यहाँ पे अपना प्लान बेचते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री जिस तरह से इम्बैलेंस फेस कर रही है सप्लाई साइड पे, उस तरह से वहां पे अपना एक यूके कारोबार से यहाँ पे बाहर हो सकती है। ग्रेट लैश एक स्विट्जरलैंड बेस्ड की कमोडिटी मैग्नेट है, वो यहाँ पर एक खरीदारी की शायद ये डील फाइनलाइज करता हुआ दिखे। एक लॉन्ग प्रोडक्ट यूनिट टाटा स्टील की खरीद सकता है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट है जहां पे खबर आती हुई नजर आ रही है। हर्षा के स्टॉक पे, हर्षा के रडार पे अडानी पावर है। अडानी पावर ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर एसबीआई इनकी सब्सिडी लोन्स को लगभग 5,000 करोड़ की सब्सिडी लोन्स को रीफाइनेंस करने वाला है और ये 525 स्कीम के तहत पर होगी और स्टॉक होपफुली इस बल पर कुछ रिकवर कर सकता है। वरुण, कौन सा शेयर है आपके रडार पर? देखिए, एशियन पेंट का काउंटर है मेरा रडार पर क्योंकि आज ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी और अब तक डिमांड में कोई मेजर रिवाइवल देखने नहीं मिला है, खासकर पेंट इंडस्ट्री में, और इसलिए आपको जो रेवेन्यूज और वॉल्यूम्स है उसमें कुछ धीमापन देखने मिल सकता है। वॉल्यूम्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7 से 8% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने मिलेगी और रेवेन्यूज में करीब 9% के आसपास की आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है मार्जिन के फ्रंट पे, क्योंकि कच्चे तेल के दाम में जिस तरह से गिरावट आई है उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा और इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्जिन में 120 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। वही इंटरनेशनल बिजनेस में 15 से 16% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद हम लगा रहे हैं और इन सब फैक्टर्स के चलते प्रॉफिट में आपको करीब 28 से 29% के आसपास ग्रोथ देखने मिल सकती है। यानी कि मार्जिन के फ्रंट पे आपको एक सरप्राइज जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन वॉल्यूम्स और आय के फ्रंट पे ये क्वार्टर एक सबड्यूड क्वार्टर रह सकता है। लेकिन पूजा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक कैसे रहे नतीजे? जी, नतीजों की बात करें, सबसे पहले जेएनके के नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट में एक रिकवरी देखने को मिली है क्योंकि कंपनी को मदद मिली है यहाँ पर अदर इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। लेकिन एसेट क्वालिटी के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी स्टेबल नंबर पोस्ट किए हैं। तो कुल मिला के जेएनके बैंक की तरफ से एक अच्छे नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं। कॉर्पोरेशन बैंक के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर स्टेबल नंबर्स भी देखने को मिले हैं। प्रॉफिट में भी एक रिकवरी देखने को मिली है। जो प्रोविजंस है उसमें काफी ज्यादा बढ़त इस बार देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने अच्छे मुनाफा पोस्ट किया है। अदर इनकम में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्टेबल नंबर यहाँ पर देखने को मिले कॉर्पोरेशन बैंक की तरफ से। इसके अलावा फेडरल बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने 1:1 के बोनस इशू की घोषणा की। जी, और बताइए आपके रडार पे इसके अलावा कई दूसरे काउंटर्स हैं जिनके नतीजे आए। जैन इरिगेशन के साथ मैं शुरुआत करूंगी, जहां पर हमने देखा ये क्वार्टर थोड़ा बेहतर देखने को मिला है। मुनाफा 30% से बढ़ता हुआ और लगभग 98.5 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टोटल इनकम में हमने देखा है करीब 11-11.5% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा टाटा कॉफी के नतीजे जो है वो काफी मजबूत रहे हैं। टाटा कॉफी में हमने देखा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफे में एक बहुत शार्प जंप देखने को मिला है और ये करीब 50 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। इनके ओवरहेड कॉस्ट काफी लिमिट हुए हैं, इसीलिए हमने देखा है वो मार्जिन जो है वो स्टेडी रह पाए हैं। गैमन इंफ्रा पर भी नजर है मेरी, जहां पर हमने देखा है लॉस से कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमाने में कामयाब रही है और लगभग 7.5 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। हालांकि इनकम के फ्रंट पर एक बहुत फ्लैट क्वार्टर देखा गया है। तो ये फिलहाल तमाम स्टॉक्स मेरे रेडार पर। लेकिन इसके अलावा पूजा, कौन से दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन की उम्मीद?
जी, बाकी नतीजों की बात करें तो पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स आपके रडार पर होना चाहिए। कमजोर नतीजे यहां पर देखने को मिले हैं। कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि रियल एस्टेट में अभी भी दिक्कतें बरकरार हैं, तो उसका असर इस बार कंपनी के नतीजों पर देखने को मिला। इनपुट कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुनाफे में 20% की गिरावट देखने को मिली। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नतीजों की बात करें तो यहां पर भी कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी का रूरल एरिया में काफी ज्यादा फोकस है और इसके अलावा नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन में भी एक्सपोजर काफी ज्यादा है। वहां पर सीमेंट के प्राइस में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसका कि असर कंपनी के नतीजों पर देखने को मिला। इसके अलावा रूरल डिमांड भी काफी ज्यादा कमजोर है, तो वहां पर भी असर यहां पर देखने को मिला है। कंपनी के मुनाफे में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और मार्जिन के फ्रंट पे भी कमजोर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और आखिर में बात करते हैं कॉक्सिन किंग्स के नतीजों की, तो यहां पर काफी अच्छे क्वार्टर था कंपनी के लिए। कंपनी ने नुकसान के सामने इस बार मुनाफा पोस्ट किया है। फाइनेंस कॉस्ट में भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है, जिसका कि असर इस बार कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स में देखने को मिला है। और कंपनी ने इस बार 1500 करोड़ का डेट भी पेड ऑफ किया है। कंपनी ने कुछ अपने नॉन कोर एसेट्स बेचे, जिसकी वजह से इस बार अच्छे नतीजे कंपनी की तरफ से देखने को मिले हैं। सोनम, बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक? 3 और कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए थे। आईनेक्स विंड बेहतरीन नतीजे घोषित किए, जबरदस्त आंकड़ा नजर आ रहा है मुनाफे के फ्रंट पे, खास करके जहां पे मुनाफा 2.5 गुना हो चुका है। कंपनी के आय में 35% की बढ़ोतरी हुई है और मार्जिन भी बेहद ही मजबूत है। 15.5% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 6.8% के मुकाबले। टोरेंट फार्मा यहाँ पे कंपनी के धमाई नतीजे बेहद ही कमजोर है, जहां पे पिछले साल के एक ड्रग की वजह से यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर आज भी दबाव बन रहा है, लेकिन मार्जिन पर यहाँ पर सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दिया है। कंपनी के आय में 6% की गिरावट दिखाई दे रही है, मुनाफे में 47% की गिरावट, वहीं मार्जिन 14% पर आ गए हैं पिछले साल के 28.6% के मुकाबले, जहां पे यूएस कारोबार ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। नेस्ले इंडिया भी मेरे रडार पर रहेगा आखिर में, जहां पे कंपनी ने उम्मीद से कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं, लेकिन मार्जिन में यहाँ पर जरूर मदद मिली है कंपनी को, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में गिरावट आई है। मुनाफा 24% बढ़ा है, आय में 8% की बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन 24.3% पे पिछले साल के 21.6% के मुकाबले। तो जबरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज रहने वाला है इन सब खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर, और इन सब पर राय लेंगे और साथ ही बाजार पर भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए, हफ्ते की शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों के लिए और बनाते हैं आपके लिए रणनीति। हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं, और साथ ही हम फंडामेंटल राय लेंगे अविनाश गोरक्षकर से मिंटडायरेक्ट.com के, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड चंदन तापड़िया भी हैं इस वक्त। चंदन, शुरुआत आज आपके साथ की जाए, बताइए क्या लग रहा है, जिस तरह से 4 हफ्तों की कमजोरी के बाद निफ्टी ने हफ्ते दर हफ्ते पिछले हफ्ते में 1% की सही, लेकिन भारी उतार चढ़ाव के बीच पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और बैंक्स जिस तरह से मजबूत होते हुए दिखे, क्या लग रहा है, क्या इस पुल बैक में कुछ और आगे स्ट्रेंथ है और ऊपर जा सकता है? यदि हाँ तो कितना? फिर आज जब हफ्ते की शुरुआत एकदम शांत होने के संकेत हैं, तो क्या निफ्टी खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखें, बाजार का पिछले 10 दिन का प्राइस बिहेवियर देखें तो जो वाइडर रेंज है, जो वाइडर स्विंग्स है, वो अब नेरो होते हुए नजर आ रहे हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स में देखें 21 के आसपास का जंप मारा था, वहां से भी थोड़ी सी गिरावट आ रही है। बाजार में नीचे के सपोर्ट है वो थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और लगातार पिछले 2 सप्ताह से मार्केट है वो डोजी कैंडल बना रहा है, यानी कि जहां पे वीक की ओपनिंग हो रही है, बुल्स एंड बेयर्स के टसल के बाद में मार्केट वहीं सेटल हो रहा है। तो एक साफ सेल ऑफ 1000 पॉइंट के सेल ऑफ के बाद में जिस हिसाब से बुल्स वापस बाजार में फाइट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हर डिक्लाइन पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। हालांकि एफआईज फ्लो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है अभी तक, बट उनका जो सेलिंग प्रेशर है वो अब थोड़ा सा पोज होते हुए नजर आ रहा है। वहीं बाजार में देखें, नीचे के सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 8000 का बाजार ने लो मारा था, वो सपोर्ट शिफ्ट होकर 8080 हो गया, उसके बाद में 8180 और अब 8220 है वो सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बाजार नीचे के लेवल से सपोर्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि डेटा अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ब्रेकआउट की गुंजाइश यहाँ पे दिखाए, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी फॉलोअप एक्शन आ जाएगा तो मेरे हिसाब से डेरिवेटिव्स डेटा यहाँ पे इंडिकेशन देने लग जाएंगे। तो इमीडिएट बेसिस पे यदि आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जो प्रीवियस डे का लो था 8220, उसके स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। यदि 8300 का लेवल निकल जाता है तो बाजार फिर मेजर क्रूशियल हर्डल जो 8340 है, जहां से कम 4 से 5 बार रुका,
उस लेवल तक जाएगा। तो इमीडिएट बाजार में यदि ओपनिंग होती है, कोई डिक्लाइन आती है, 8220 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 8300 तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। और यदि 8300 के ऊपर निकल के 8340 निकल जाता है तो मेरे हिसाब से बाजार में जो एक रिसेंट नेगेटिव मोमेंटम बना था वो एक फेल होके और बाजार में नया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो एक काफी बाजार में देखें अर्ली साइन ऑफ बॉटम आउट प्रोसेस या अर्ली साइन ऑफ मोमेंटम दिख रहे हैं, बट फॉलो अप एक्शन आएगा तभी बाजार में संकेत मिलेंगे। जैसा कि आपने कहा था बैंक निफ्टी काफी हद तक बाजार को सपोर्ट कर रहा है और वैसा ही यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला है। नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग हो रही है बट ऊपर में 8350 की कॉल में अभी तक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट ही निकलेगा तभी बाजार में मोमेंटम बनेगा। तो फिलहाल 8220 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो यह है फिलहाल वायदे बाजार के लिहाज से रणनीति। लेकिन मानस बताइए टेक्निकल सेटअप क्या है और क्या आपको लग रहा है 8350 पर बाजार पहुंचेगा और उसके ऊपर अगर निकलना है तो कितनी अग्रेसिव तेजी करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, ये जरूर है कि हम एक वोलेटाइल मार्केट में हैं और लोअर लेवल से थोड़ा पुल बैक भी देखा गया है, बाइंग इंटरेस्ट भी देखा गया है, बट मेरा मानना है कि 8355 रिवर्सल पॉइंट है। 8355 के लेवल जब तक ब्रीच ना हो तब तक लॉन्ग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 8355 से पहले बाई नहीं करना चाहिए और ये जो पुल बैक है वो एक ट्रेडर के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा 8355 के ऊपर ही रखना पड़ेगा। जहां तक बात डाउन साइड की है, मैं समझता हूँ 8050 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 8000 से 8050 पे मल्टीपल सपोर्ट्स दिखते हैं निफ्टी पे, तो वो टारगेट सेट करके चले 8050 का। और पॉसिबल है कि अगर थोड़ी भी गिरावट आएगी और निफ्टी एक बार भी 8200 के नीचे जाएगा तो बिल्कुल सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा मार्केट में, वहां पर आपको काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और उस केस में 8050 आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। काफी तेज गिरावट उसके बाद देखी जा सकती है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर निफ्टी पर 8355 होगा अल्टीमेटली वो लेवल जिसके पार निकलने के बाद आप सोचे कि तेजी होती हुई दिख रही है। अदरवाइज 8000 से 8350 तक के मुंह को आप एक तरह से ये माने कि ये एक पुल बैक रैली दिख रही है निफ्टी में, जो कि हमने 8875 के टॉप से जो करेक्शन दिया है 8000 तक का, उसका एक रिट्रेसमेंट है। ये राय तकनीकी तौर पर आती हुई मानस की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए इस वक्त की हेडलाइंस और साथ ही बाजार के लिए वो 5 बड़े सवाल जिनका जवाब आज हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कमजोर डेटा के बाद अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, S&P रिकॉर्ड ऊंचाई पर लेकिन डाउ में मामूली बढ़त, नैस्डैक थोड़ी गिरावट के साथ बंद, एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और SGX निफ्टी में सुस्ती। अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें नहीं बढ़ने की उम्मीद में 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा सोना, 3% चढ़कर $1200 के पार, कच्चे तेल में भी आई तेजी। आज एशियन पेंट्स के आएंगे चौथी तिमाही के नतीजे, मुनाफा करीबन 29% और आय 9% बढ़ने का अनुमान, मार्जिन में दिख सकती है थोड़ी बढ़त। वित्तीय घाटे के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत, वित्त वर्ष 2014-15 में लक्ष्य से भी कम, सिर्फ 4% पर रहा वित्तीय घाटा, राजस्व घाटे में भी आई कमी। चीन और मंगोलिया के सफल दौरे के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कोरियाई राजदूत ने कहा भारत को उत्तरी कोरिया से बातचीत में निभानी चाहिए बड़ी जिम्मेदारी। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को इंडस्ट्री संगठन एसोचैम ने दिए 10 में से 7 नंबर, कहा टैक्स के मोर्चे पर अभी भी काम बाकी, मार्केट ने भी दिया थम्स अप। और एफएम ने रिजर्व बैंक से की कर्ज सस्ता करने की मांग, कहा मोदी सरकार दूसरे साल में टैक्स सुधारों को देगी प्राथमिकता। लेकिन हफ्ते की शुरुआत में बाजार के सामने कौन से हैं वो बड़े सवाल जिस पर हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर की होनी चाहिए नजर, ये सारे सवाल लेकर हमारे साथ हैं
हर्षदा बताइए। अनिल, सबसे पहले नजर पर बाजार की रिकवरी ही रहेगी, जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखा है काफी उतार चढ़ाव के बाद एक पॉजिटिव समाप्ति देखने को मिली। तो पहला सवाल यही है कि पिछले हफ्ते में जो तेजी फिर से लौटती हुई दिखाई दी है या फिर जो रिकवरी लौट कर आई है वो कितनी टिकाऊ है आज के सत्र के लिए या फिर यहां से आगे के इस पूरे हफ्ते के लिए। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो निफ्टी के लेवल के लिहाज से है, क्या हम आसानी से 8350 के ऊपर निकल पाएंगे और यहां से बाजार फिर और कितनी नए गेन्स दिखा पाता है, वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन एक पेनल्टिमेट क्वेश्चन जो सबके मन में है, आपके मन में, मेरे मन में, निवेशकों के मन में और साथ ही साथ अब साथ ही वित्त मंत्री भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या आरबीआई रेट कट करेगा। मांग तो सभी के सामने निकल कर आई है। अब आज का सवाल यही है कि आरबीआई की रेट कट की उम्मीद में क्या बैंकिंग शेयरों में और तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। याद रखिए यहीं पर वो तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है पिछले पूरे हफ्ते। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद यहां पर आज कितनी तेजी का मोड बनता हुआ दिखाई देगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और एशियन पेंट्स जो अपने नतीजे पेश करने वाला है, उम्मीद है कि एक अच्छा क्वार्टर रहेगा, तो क्या उन नतीजों के पहले इस स्टॉक में खरीदारी कर लेनी चाहिए, ये है फिलहाल आज के बड़े सवाल। बिल्कुल, और इन सवालों पर हमारी नजर रहेगी, हमारे एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। लेकिन इससे पहले मोदी के चीन दौरे से कॉर्पोरेट इंडिया भी काफी उत्साहित है। भारत के कॉर्पोरेट दिग्गजों ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मोदी के इस दौरे के बाद चीन के साथ रिश्तों में और सुधार आएगा। आईसीआईसीआई बैंक का पहला ब्रांच शंघाई में आज खुला है। कितना मुश्किल या आसान आपको ये गोल लगता है कि भारत और चीन एक साथ काम करें? काफी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कंट्रीज के, और ये इम्पोर्टेंट है कि इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स को साथ में लेकर हम एक विन विन सोल्यूशन और विन विन पार्टनरशिप क्रिएट करें। बहुत ही काफी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो चाइना में अपने ऑपरेशंस सेटअप करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, और काफी चाइनीज कंपनीज हैं जो इंडिया में अपने बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहती हैं। तो इन दोनों सेट ऑफ कंपनीज के साथ हमारे पास काफी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लस जो इतना ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एक बैंक उस पूरे ट्रेड में एक रोल प्ले कर सकता है। चाइना के जो प्रीमियर थे जू रोंग जी, वो आए थे हमारे इन्फोसिस के कैंपस में मिस्टर मूर्ति को मिलने करीब 10-12 साल पहले। मिस्टर मूर्ति ने यहाँ पे हमारा कैंपस शुरू किया था, जो कि बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत कैंपस है। तो हम ऑफकोर्स बहुत हमको गर्व है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जैसे भारत से बाहर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाइना में काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे हमारे काम करने के लिए। चाइना के लिए ही नहीं, ऑफकोर्स चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन चाइना के बाहर का जो बिजनेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन में बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, बहुत डीप हिस्ट्री है, दोनों देशों का इतिहास बहुत ही अथाह इतिहास है। तो इसको और आगे जैसे फ्यूचर को देखें तो और भी ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों देशों को मिलकर इस बारे में काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत नहीं कुछ हुआ, पर बहुत होना बाकी है। प्रधानमंत्री जब इस विजिट में आए हैं, उन्होंने चर्चा की है कि इकोनॉमिक वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि पीछे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। हमारी कंपनी ने भी आज एग्रीमेंट साइन किए हैं 2 बैंकों के साथ, $2.5 बिलियन की एग्रीमेंट्स हैं और बहुत एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। तो ये एक रिलेशनशिप बढ़ रहा है, बट जो कि ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके लिए जो एक टास्क फोर्स बिठाई गई है, हमारा मानना है कि वो टास्क फोर्स दोनों तरफ देखेगी, जहाँ जहाँ कमियां हैं कि इंडियन इंडस्ट्री यहाँ आ सके, जैसे आईटी है, फार्मा है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी हमें यहाँ रीच होनी चाहिए, नहीं तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा। दोनों कंट्रीज में एक अलग तरह से बिजनेस का अप्रोच है। जो अगर चाइनीज इंडिया में आए तो उन्हें भी लगेगा कि यहाँ बहुत मुश्किल है काम करना, और इंडियंस को लगेगा यहाँ की बहुत मुश्किल है। इसका कारण ये है कि हमें लोकल तौर तरीके समझने पड़ते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं वो हमें देखने नहीं मिले हैं। चाइना में जो भी कमिटमेंट्स होते हैं वो पूरे होते हैं। जो यहाँ की लेबर फोर्स है वो काफ़ी ही अच्छा काम करती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और जो लेबर लॉज हैं वो भी इंडस्ट्री के फेवर में है, तो इससे हमें अच्छा रहता है। प्रॉब्लम हमें होती है चाइना में रेगुलेशंस में। कुछ रेगुलेशंस चाइना के जो हैं वो एक तरह से बायस्ड कभी कभी हमें लगते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन कंपनियों के लिए कुछ एक तरह से रुकाव पैदा करते हैं। हर कंट्री में ऐसे कुछ जरूर मिलेंगे हमें अगर चाइनीज कंपनियां इंडिया में आएंगी तो उन्हें भी लगेगा कि शायद हमारे जो रेगुलेशंस है वो इंडियन कंपनियों को फेवर करते हैं। आई थिंक ये नई गवर्नमेंट आने से, मिस्टर मोदी के आने से दी एफर्ट्स हैव पिक्ड अप, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब थोड़ा काफ़ी स्पीड से चलेगा, एंड आई एम श्योर
दिस विल पिक अप वेरी फास्ट। IL&FS के साथ चाइना का रिलेशन एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, क्योंकि हमने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने सबसे पहला एक्विजिशन किया चाइना में 3 साल पहले चोंगचिंग में, रोड प्रोजेक्ट है, और उसके बाद हमारा रिलेशन, बिजनेस रिलेशनशिप चाइना से बढ़ता ही गया है और अच्छा चल रहा है। तो इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पर काफी तगड़े बिजनेस रिलेशनशिप्स डेवलप होने की पूरी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद। इस बीच सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर विपक्ष के हमलों को लेकर क्या है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की डिफेंस, क्या है उनका डिफेंस, और साथ ही जमीन बिल कैसे कराएंगे पास सरकार आने वाले समय में। इन तमाम मुद्दों पर देखिए अमित शाह के साथ CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया की खास बातचीत, खास मुलाकात में इस ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर विपक्ष काफी हमले बोल रहा है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 1 साल के कार्यकाल से काफी संतुष्ट है। CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि 1 साल में सरकार देश में आशा का वातावरण बनाने में सफल हुई है। साथ ही भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगने को भी अमित शाह अपने सरकार की उपलब्धि मानते हैं। 1 साल में बहुत कुछ हुआ है संजय जी। देखिए, 1 साल के पहले पूरे देश भर में चर्चा थी करप्शन की। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि विपक्ष में भी हिम्मत नहीं है कि सरकार पर 1 साल में एक भी करप्शन का आरोप लगा पाए। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चारों ओर एक निराशा छाई हुई थी कि देश किस दिशा में जा रहा है मालूम नहीं है। विकास की दर ऊंधे मुंह गिर रही थी। एग्रीकल्चर की विकास की दर हो, इंडस्ट्री की विकास की दर हो या रोजगार की, सभी जगह पे नेगेटिव आ रहा है। आज सभी जगह पे पॉजिटिव है और एक आशा का वातावरण देश भर में निश्चित रूप से बनाने में ये सरकार सफल हुई है। साथ ही अमित शाह ने देश के विकास का हवाला देकर विपक्ष से जमीन बिल पास कराने का भी आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया और कहा कि CBI का इस्तेमाल करके दबाव बनाने में वो यकीन नहीं रखती। मैं मानता हूं विपक्ष की भी जिम्मेदारी देश के विकास के लिए बनती है। अगर ये बिल देश के विकास के लिए हम लेकर आए हैं तो उसका सहयोग करना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। मगर मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हम राज्यसभा में बहुमत में नहीं है, इसलिए CBI का उपयोग कर बहुमत करने में विश्वास नहीं रखते। हम पूर्णतया संवैधानिक तरीके से बिल को पारित करने में विश्वास रखते हैं और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी और हम सबको समझाकर बिल के साथ जोड़ने का भी एक फिर भी प्रयास करने वाले हैं कि भी सब लोगों की साथ चर्चा कर इस बिल को पारित कर देश के विकास को गति देने के लिए सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। राजनीतिक मतभेद रखने की और करने की कई सारी जगह हैं, उसको विकास के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ इस पूरी बातचीत को देखिए आज शाम 6 बजे से CNBC आवाज पर। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और चंदन तापड़िया और अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। चंदन, शुरुआत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों के साथ, जहां पर एक फिर से 15 दिनों के बीच में भारी भरकम बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में इन कंपनियों ने की है। क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है या फिर क्रूड फिर से $66-67 के आसपास आता हुआ दिख रहा है तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं बनेगी? क्या करेंगे इन शेयरों में आप आज? जी देखिए, ऑलरेडी इस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है क्रूड ऑयल के गिरते दाम की वजह से, बट वहां पे थोड़ा सा बाउंस बैक है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहे क्योंकि अब वोलेटिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बट यदि ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रो यदि 610 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से 625-630 तक के लेवल के लिए ट्रेडिंग किया जा सकता है। वहीं BPCL की बात करें नीचे के लेवल से यहाँ पे अच्छी रिकवरी हुई है। ओवरऑल देखें अभी रिसेंटली एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था, 840 से लेके 705 तक स्टॉक गिर चुका था, बट वापस जिस हिसाब से रिकवरी दी है 6-7 दिन के हाई के ऊपर होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। यदि आज के दिन भी 755-760 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो 780 तक का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों ही काउंटर में यहाँ पे अब रेंज बाउंड मूवमेंट और छोटी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
ओके, तो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत तेजी का मोड डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा इनकाउंटर्स में, लेकिन एशियन पेंट्स एक और स्टॉक रहेगा मानस रेडार पर, जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं और हमारी उम्मीद है कि एक क्वार्टर बेहतर रहेगा कंपनी के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी फ्लैटिश रह सकती है, वहां पर गिरावट आएगा, लेकिन मार्जिन हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ इंप्रूव जरूर करेंगे और मुनाफे के फ्रंट पर लगभग 30% की बढ़त की उम्मीद है। क्या एक मौका है स्टॉक को नतीजों से पहले खरीदने का? देखिए, कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था और लास्ट वीक आई थिंक थर्सडे को इसने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 780 के आसपास था और वो 100 डे मूविंग एवरेज भी है, उसको ब्रीच किया, तो उसके ऊपर गया था, वॉल्यूम्स बेहतर थे। अब आखिरी लास्ट सेशन में फ्राइडे को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है, बट मैं समझता हूँ ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और बिल्कुल इस करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। लोअर लेवल्स पे अगर आप देखिए तो 760 770 के आसपास बहुत सपोर्ट दिखता है, तो 760 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड पोटेंशियल करीब करीब 840 850 तक है, तो बिल्कुल इस करेक्शन पे बाय करना चाहिए एशियन पेंट्स को। खरीदारी की राय एशियन पेंट्स में देखना है आज नतीजे के ऊपर किस तरह का मूव ये स्टॉक देता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर हमारा फोकस होगा जहां पर नंबर्स जो आए हैं इस वीकेंड पर, उन नंबर्स के दम पर दिखेगा एक्शन। तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। एसजेएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार दिखाता हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड कई कंपनियों के नतीजे आए हैं और उसमें आज रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। काफी दिनों बाद जैन इरिगेशन का शेयर आपके रेडार पर दोबारा आएगा और इसमें कुछ रौनक आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप देखिए मुनाफे के फ्रंट पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लगभग 98 करोड़ के आसपास वो मुनाफा आया है, 30% का इजाफा देखने को मिला है। टोटल इनकम में भी आप देखिए करीब 11-11.5% की बढ़त देखी गई है। मानस, क्या कॉल रहेगा जैन इरिगेशन के स्टॉक पर? टेक्निकली कैसे पॉइज्ड है ये, क्योंकि पिछले पूरे मूव में यहां पर ज्यादा एक्शन नहीं आया है, तो क्या आप फिर से हरकत में रहने की उम्मीद है स्टॉक की? देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स तो कंटिन्यूसली स्टॉक में दिख रहे हैं और 56 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, बट 2 दिन पहले 56 के लेवल्स इंट्राडे बेस पे ब्रीच हुए थे, 55 के लोज बने, पर अल्टीमेटली 56 के ऊपर स्टॉक आने में कामयाब रहा। तो मैं समझता हूँ कोई भी अगर आपको लॉन्ग बनाना है तो 55 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि 55 के लेवल्स अगर ब्रीच होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 47 का आता है। तो आपको लॉन्ग बनाना है तो 55 का स्टॉप लॉस रखें, बट अगर आप एक टेक्निकल कॉल लें और ये एज्यूम करें कि हमें एक लॉन्ग बनाना है करंट लेवल्स पे, तो मैं समझता हूँ कि बेटर आइडिया है कि 58.50 का इंतजार कर ले। 58.50 के ऊपर स्टॉक निकले तब तो आप वहां पर लॉन्ग बनाएं विद स्टॉप लॉस ऑफ 55, अदरवाइज वेट करना बेहतर आइडिया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ टाइम दीजिए वो मूव के लिए और 55 का स्टॉप लॉस अगर आपने डिसाइड कर लिया कि तेजी की पोजीशन लेनी है नंबर्स के बल पर जो अच्छे रहे हैं, तो 55 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दूसरे काउंटर्स जो एक्शन में रहेंगे बैंक निफ्टी में और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर मैं चंदन आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग छोटे काउंटर्स में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला था और ओवर द वीकेंड कॉर्पोरेशन बैंक, जेएनके बैंक के नतीजे आए हैं। आपकी बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति रहेगी, पहले अगर आप ये समझा सके और फिर मैं मानस से चेक लूंगी जेएनके कॉर्पोरेशन टेक्निकली कैसे पॉइज्ड है, क्योंकि ऑफकोर्स ये वायदा बाजार में ट्रेडेड नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक में 2% के आसपास की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिली, बट उससे पहले काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। इवन बैंक निफ्टी ने 17,700 के इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ के 17,300 तक का सेल ऑफ देखने को मिला था। पिछले 4-5 दिन से बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, बाजार को आउट परफॉर्म करने की ट्राई कर रहा है, बट 17,250 को सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड नहीं कर पा रहा। 17,250 17,300 का 18,250 18,300 का फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, वो निकलेगा तभी बैंक निफ्टी में वापस नया मूवमेंट आएगा। ओवरऑल देखें कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3-4% का ओपन इंटरेस्ट गिरे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट्स है वो थोड़े से कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। बट फ्यूचर में अब 18,250 18,300 का लेवल निकलता है तभी वापस 18,500 से लेकर 18,800 तक का लेवल देखने को मिलेगा। वहीं अब इमीडिएट में 18,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। होपफुली और 18,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को वो होल्ड करे। लेकिन अब जो पूरा एक्शन रहेगा वो रेट कट की उम्मीद का ही रहेगा। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते, जो डेटा पॉइंट्स आए हैं, संभावना है कि रेट कट हो सकता है। अब वित्त मंत्री ने भी कह दिया है कि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर 2 जून में उस पर अमल करे। लेकिन मानस, किन बैंक्स में आपको तेजी करने की यहाँ पर कंफर्ट है, और साथ ही कॉर्पोरेशन जेएनके जैसे काउंटर्स नंबर्स पर आपको क्या लग रहा है एक ट्रेड दिख रहा है?
देखिए, पहले तो मैं बैंकिंग क्षेत्र पे व्यू देना चाहूंगा। जैसे कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं, मैं समझता हूँ हायर लेवल्स पे 18,300 18,400 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स दिख रहे हैं और पॉसिबल है कि हम आने वाले टाइम में वीकनेस देखें बैंक निफ्टी में। तो अगर आप ट्रेडर हैं तब तो मेरी राय नहीं रहेगी कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स बाय करने हैं, बट अगर आप निवेशक हैं और आपका नजरिया बड़ा है, आप 2 से 4 मंथ तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो पहली चीज तो प्राइवेट बैंकिंग में निवेश करना है। प्राइवेट बैंकिंग में भी सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे 2 बैंक के बारे में बताना चाहूंगा। एक्सिस बैंक, जहां पर अगर आप देखिए तो वीकनेस नहीं देखी गई है, 4-5 दिनों में कंसोलिडेट हो रहा है, एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, बट जो पैटर्न है वो काफी बुलिश लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है। और दूसरा स्टॉक यस बैंक, ये दोनों ही स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चल रहे हैं, बट पैटर्न को अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे तो बहुत बेहतरीन पैटर्न्स हैं। तो अगर आपको निवेश करना है बैंकिंग स्टॉक्स में और आपका नजरिया 2 से 4 महीने का है, तो बिल्कुल प्राइवेट बैंकिंग में निवेश करना चाहिए। जहां तक बात JNK बैंक की है, बड़े टाइम के बाद JNK बैंक में ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक ब्रेकआउट देने को तैयार है। अगर आप देखिए तो मार्च से स्टॉक ने 94-95 के आसपास लगातार सपोर्ट लिया है और 105 रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद 105-106 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे इस बार, और अगर ऐसा होता है तो एक डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा और उस केस में स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 125 के आसपास है वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है कि एक बढ़िया पिक हो सकता है, बट आपको बाय करना है तो 105 के ऊपर करना है। उस केस में स्टॉप लॉसेस 95 के नीचे होंगे और टारगेट 125 के आसपास। दूसरा स्टॉक आपने कॉर्पोरेशन बैंक बताया है, जहां पर मैं समझता हूं कि करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, 60 रुपीज 50 पैसे के ऊपर स्टॉक निकले तब वहां पर लॉन्ग बनाए, ट्रेडिंग कॉल लें। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एडवाइज नहीं करूंगा कॉर्पोरेशन बैंक, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत बेहतरीन नहीं है, बट ट्रेडिंग कॉल 60 रुपीज 50 पैसे के ऊपर लिया जा सकता है, जिसके स्टॉप लॉसेज 57 होंगे और टारगेट 66 होंगे। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे बैंक्स पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। SGX निफ्टी 4 अंक ऊपर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ऊपर के लेवल से एशियाई बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले एक बार वहां नजर आने हांगकांग के बाजारों पर खासतौर से देखिए एक अच्छी गिरावट अब बनती हुई दिख रही है। निक्की ½% नीचे है, स्ट्रेट टाइम्स मामूली कमजोरी के साथ, और हांगकांग के बाजारों में 4% के आसपास की गिरावट। तो 2 बड़े बाजार कमजोर होते दिख रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय बाजारों की कैसी शुरुआत होगी, रुपए की ओपनिंग कैसी होगी, क्योंकि 6350 पर हमने एक क्लोजिंग दी है, तो लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।